1.1 परिचय। यह शोध पद्धतियों पर पुस्तक 1 की पहली इकाई है। यह समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के बारे में चर्चा से शुरू होती है और दुनिया को समझने के तरीके के रूप में विज्ञान की जांच करती है। समाज को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करने का सबसे पहला उल्लेख, जिस तरह से हम प्राकृतिक दुनिया को समझते हैं, ऑगस्टे कॉम्टे के कार्यों में पाया जाता है। फिर चर्चा सामाजिक विज्ञानों में अवलोकन और विधियों पर जाती है। वैज्ञानिक अवलोकन उच्च स्तरीय सामान्यीकरण या सिद्धांत निर्माण की ओर ले जा सकता है। इकाई 3 सिद्धांत निर्माण पर विस्तार से चर्चा करती है। इकाई 2 बताएगी कि सामाजिक विज्ञानों में अनुभवजन्य डेटा कैसे एकत्र किया जाए और सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। आइए सामाजिक विज्ञानों में विज्ञान पर बहस शुरू करें। 1.2 समाज का विज्ञान। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को मानव विचार के इतिहास को देखकर समझा जा सकता है। समाजशास्त्र की दार्शनिक नींव पश्चिम में शुरू हुई, जिसकी जड़ें यूरोप और शुरुआती ग्रीक दर्शन में थी। अरस्तु पहले तर्कशास्त्री थे जिन्होंने परंपरा या रीतिरिवाज से अधिक मानवीय तर्क को महत्व दिया। बॉक्स 1.1 अरस्तु देखें। हम अपने अनुशासन की वंशावली को प्लेटो, कन्फ्यूशियस, महाभारत या हम्मुराबी की संहिता से जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम सामाजिक जांच के तर्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए अरस्तु का संदर्भ दिया गया है। बॉक्स 1.1 अरस्तु। अरस्तु, प्लेटो के छात्र और सिकंदर महान के शिक्षक, लगभग 300 ईसा पूर्व रहते थे। उन्होंने तार्किक जांच का सबसे सरल रूप प्रस्तुत किया, एक प्रमुख आधार, एक छोटा आधार और एक निष्कर्ष। यदि पहले 2 सही हैं या तथ्यों पर आधारित हैं, तो निष्कर्ष भी सही होगा। उदाहरण के लिए, यदि प्रमुख आधार यह है कि सभी मनुष्य नश्वर हैं और छोटा आधार यह है कि हरि मनुष्य है, तो निष्कर्ष यह है कि हरि नश्वर है। तर्क के इस रूप को अरस्तु के न्याय सिद्धांत या निगमनात्मक तर्क के रूप में जाना जाता है, जो आगमनात्मक तर्क के विपरीत है। पश्चिमी विचार में अरस्तु का तर्क 1600 ईस्वी तक हावी रहा और इसे अरबी और लैटिन मध्ययुगीन परंपराओं में भी पारित किया गया। लगभग 2000 साल बाद इटली में गैलीलियो गैलीली, इंग्लैंड में फ्रांसिस बेकन, डेनमार्क में टाइको ब्राहे और अन्य लोगों ने पाया कि तार्किक रूप से सही होने के बावजूद अरस्तु की निगमन विधि प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक जांच के अनुरूप नहीं थी। परिणामस्वरूप तर्क की आगमनात्मक विधि के रूप में जानी जाने वाली नई वैज्ञानिक विधि के अनुयायियों ने निगमन विधि को उल्टा कर दिया। लंबे समय तक तर्क के समर्थकों को अलौकिक या ईश्वर की इच्छा पर मानवीय तर्क और मन के महत्व को स्थापित करने के लिए धर्म के प्रभुत्व के खिलाफ लड़ना पड़ा। लगभग 18वीं शताब्दी तक यह लड़ाई कम से कम पश्चिम में ज्यादातर असफल रही। यह पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी के इटली में शुरू होने वाला और 17वीं शताब्दी तक चलने वाला जोरदार कलात्मक और बौद्धिक गतिविधि का दौर के दौरान था, जब समाज को अंततः ईश्वर के बजाय मनुष्यों की रचना के रूप में स्वीकार किया गया था। इस दृष्टिकोण ने माना कि समाज का एक उद्देश्यपूर्ण और परिवर्तनशील अस्तित्व है जिसका बाहर से अध्ययन किया जा सकता है। बॉक्स 1.2 देखें। समाजों का प्रगतिशील विकास। बॉक्स 1.2 समाजों का प्रगतिशील विकास। 17वीं और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के इतिहासकारों और दार्शनिकों जैसे वोल्टेयर 1694 से 1778, मोंटेस्क्यू 1689 से 1758 और ह्यूम 1711 से 1776 ने सामाजिक अस्तित्व की सच्चाई के बारे में बुनियादी विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने एक सार्वभौमिक इतिहास का प्रस्ताव रखा, जिसमें सुझाव दिया गया कि सभी समाज विकसित होते हैं और विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं।
वे प्रगति में विश्वास करते थे और मानते थे कि अंततः तर्क की जीत होगी, जिससे मानव जाति को लाभ होगा। समाज का विज्ञान तब संभव हुआ जब अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया कि समाज का निर्माण ईश्वर द्वारा नहीं, बल्कि मनुष्यों द्वारा किया गया है। समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन मानने के लिए यह समझना आवश्यक है कि वैध ज्ञान साक्ष्य के सख्त नियमों से आता है जो विश्वसनीय और मान्य है। इस अर्थ में विज्ञान अपने विषयों में से एक के रूप में समाजशास्त्र को शामिल करता है। समाजशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञानों में उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों के बीच संबंधों की जांच करके हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही वैज्ञानिक है। यह देखना भी संभव है कि क्या प्राकृतिक विज्ञानों की कार्यप्रणाली का पालन किए बिना भी समाजशास्त्र वैज्ञानिक हो सकता है। इसके लिए हमें समाजशास्त्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों को देखना होगा और समझना होगा कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अनुशासन क्यों माना जा सकता है। हम वैज्ञानिक ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं क्योंकि यह दुनिया को वैसा ही दिखाता है जैसा वह है, न कि जैसा कोई चाहता है। इस तरह वैज्ञानिक ज्ञान हमें सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को सही मायने में समझने की अनुमति देता है। यह समझ राय अप्रमाणित विश्वास या अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। समाजशास्त्र की इस समझ में सबसे शुरुआती विकास ऑगस्टे कॉम्टे के काम में देखा जा सकता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कॉम्टे को समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। समाजशास्त्र शब्द कॉम्टे के काम से आया है। समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की सराहना करने के लिए समाजशास्त्र पर कॉम्टे के विचारों को रेखांकित करना सहायक है। यह प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाएगा, जिससे समाजशास्त्र को धीरे धीरे एक चिंतनशील विज्ञान के रूप में विकसित होने में मदद मिली। 1.3 समाजशास्त्र की प्रकृति पर कॉम्टे के विचार। 19वीं सदी में लिखे गए कॉम्टे के कार्यों में वैज्ञानिक विचार पर उनका ध्यान केंद्रित है। उन्होंने तर्क दिया कि प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करने वाले और पदार्थ को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की तरह सामाजिक दुनिया में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज करना संभव था। अपनी पुस्तक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में कॉम्टे ने तर्क दिया कि सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज मानव सामाजिक विकास के सकारात्मक दर्शन को विकसित करके की जा सकती है। कॉम्टे ने सुझाव दिया कि सामाजिक वैज्ञानिक सामाजिक भौतिकी या समाजशास्त्र को विकसित करने के लिए एक मॉडल के रूप में प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों और अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बॉक्स 1.3 में वर्णित प्रत्यक्षवाद के विचार को पेश किया। बॉक्स 1.3 कॉम्टे का सकारात्मकता का विचार। सकारात्मक अवस्था में मन निरपेक्ष धारणाओं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उद्देश्य तथा घटनाओं के कारणों की खोज करना बंद कर देता है। इसके बजाय यह इन घटनाओं के नियमों या अनुक्रम और समानता के निरंतर पैटर्न का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ज्ञान तर्क और अवलोकन के संयोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हम तथ्यों की व्याख्या करते हैं तो हम बस व्यक्तिगत घटनाओं को कुछ सामान्य तथ्यों से जोड़ते हैं और विज्ञान के आगे बढ़ने के साथ इन सामान्य तथ्यों की संख्या कम हो जाती है। कॉम्टे का मानना था कि विज्ञान का लक्ष्य यह बताना नहीं है कि चीजें क्यों मौजूद हैं या उनके कारण क्या है। इसके बजाय लक्ष्य यह बताना था कि सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय कानूनों के माध्यम से चीजें कैसे संबंधित हैं। अवलोकनीय घटनाएं सकारात्मक विज्ञान की कुंजी हैं, जिसका उद्देश्य तथ्यात्मक ज्ञान एकत्र करके घटनाओं के बीच कानून जैसे संबंध स्थापित करना है। यह ज्ञान अवलोकन, प्रयोग, तुलना और भविष्यवाणी के माध्यम से एकत्र किया जाता है। विचार यह है कि कई कानूनों की खोज करके हम उन्हें एक दूसरे के संबंध में समझा सकते हैं। कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद ने तर्क दिया कि विज्ञान में
क्रमिक रूप से नियमों और उनके संबंधों की खोज करना शामिल है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन विज्ञान एक सामान्य कानून प्रस्तावित कर सकता है जिससे अन्य सभी कानून उत्पन्न होते हैं। उनका मानना था कि सामाजिक दुनिया प्राकृतिक दुनिया की तरह ही नियमित और वस्तुनिष्ठ है। कॉम्टे के लिए सामाजिक कानून सामाजिक दुनिया को उसी तरह नियंत्रित करते हैं जैसे प्राकृतिक कानून प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों के तरीकों को सामाजिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले कानूनों को खोजने का सबसे अच्छा तरीका माना और इन तरीकों के आधार पर एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य कार्य सामाजिक विकास के सामान्य नियमों की खोज करना था, जिसे उन्होंने 2 श्रेणियों में विभाजित किया। सहअस्तित्व या सामाजिक स्थैतिकता के नियम। ये कानून समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते थे और इन हिस्सों के बीच कार्यों और अंतर संबंधों को निर्धारित करते थे। 2. उत्तराधिकार या सामाजिक गतिशीलता के नियम। ये कानून सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित करते थे और इसमें यह पता लगाना शामिल था कि समय के साथ सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति और कार्य कैसे बदलते हैं। यह कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद का वर्णन करता है। चूंकि प्रत्यक्षवाद के विभिन्न प्रकार हैं, इसलिए कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के मूल तर्क या अंतर्निहित कार्यप्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्टे ने मानव सामाजिक विकास के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों को लागू करने के लिए 19वीं सदी के प्राकृतिक विज्ञानों की कार्यप्रणाली का अनुसरण किया। ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक विकास के बारे में कुछ धारणाएं और अवलोकन किए। उनकी धारणाएं और अवलोकन 19वीं सदी के विज्ञान पर आधारित थे। कॉम्टे की पहली धारणा यह थी कि समाज विकास की प्रक्रिया से गुजरते हैं, सरल से जटिल की ओर विकसित होते हैं। इस तरह समाज धीरे धीरे अधिक जटिल होते जाते हैं और उनमें अधिक विशिष्ट संस्थाएं होती हैं जो विशिष्ट कार्य करती हैं। इसके बाद कॉम्टे ने सवाल किया कि समाज अपने मतभेदों के बावजूद क्यों नहीं टूटते। कॉम्टे के अनुसार सामाजिक एकीकरण की ओर ले जाने वाले तंत्रों में किसी न किसी रूप में परस्पर निर्भरता शामिल होती है। इन 2 धारणाओं से कॉम्टे ने निष्कर्ष निकाला कि विकास एक प्राकृतिक और अवलोकनीय तथ्य है और यह विकास के नियमों द्वारा शासित है। कॉम्टे ने तर्क दिया कि समाजशास्त्र का कार्य व्यवस्थित अवलोकन, 2. डेटा या तथ्यों का संग्रह और 3. तथ्यों की व्याख्या करने के लिए सिद्धांतों का विकास करके विकास के नियमों की खोज करना था। कॉम्टे के विचारों के तर्क को आगमनवाद कहा जाता है। तर्क के आगमनात्मक और निगमनात्मक रूपों के अंतर के अंतर के लिए बॉक्स 1.4 देखें। बॉक्स 1.4 तर्क के आगमनात्मक और निगमनात्मक रूपों के बीच अंतर। निगमनात्मक विधि कुछ स्वयंसिद्धों या कथित सत्य कथनों से शुरू होती है ताकि अन्य सत्य कथनों या प्रमेयों को साबित किया जा सके जो तार्किक रूप से उनसे अनुसरण करते हैं। दूसरी ओर आगमनात्मक विधि प्रकृति के बारे में कई अवलोकन करती है, जिसका उद्देश्य प्रकृति कैसे काम करती है या प्रकृति हमें कैसे दिखाई देती है इसके पीछे के नियमों और सिद्धांतों के बारे में कुछ मजबूत कथनों की खोज करना है। निगमनात्मक विधि में तर्क मुख्य उपकरण है। यदि कोई कथन तार्किक रूप से स्वयंसिद्धों से अनुसरण करता है तो यह सत्य होना चाहिए। आगमनात्मक विधि, जिसे अक्सर वैज्ञानिक विधि कहा जाता है, में प्रकृति का अवलोकन मुख्य उपकरण है। यदि कोई विचार प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं से टकराता है तो उस विचार को त्याग देना चाहिए। अरस्तु के तर्कशास्त्र से निकले पारंपरिक तर्कशास्त्र के अनुयायी तर्क या तर्क की अलग अलग धारणाओं के साथ प्राकृतिक विज्ञानों की नई आगमनात्मक पद्धति का अनुसरण करने वालों के प्रतिद्वंद्वी बन गए। आपको यह दिलचस्प लग सकता है कि यद्यपि विज्ञान परिभाषा के अनुसार आगमनात्मक है, चूंकि अवलोकन ही सत्य का एकमात्र वैध प्रमाण है, विज्ञान की प्रक्रिया निगमनात्मक हो सकती है।
अरस्तू के तर्कशास्त्र पर स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी में उल्लेख किया गया है कि अधिक हाल के विद्वानों ने अक्सर गणितीय तर्क की तकनीकों को अरस्तू के सिद्धांतों पर लागू किया है, जिससे कई लोगों की राय में अरस्तू और आधुनिक तर्कशास्त्रियों के बीच दृष्टिकोण और रुचि की कई समानताएं सामने आई हैं। कॉम्टे के तर्क को हम आगमनात्मक प्रत्यक्षवाद भी कह सकते हैं। इसे 19वीं सदी का प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। 20वीं सदी में विकसित एक पद्धति के रूप में प्रत्यक्षवाद आज हम जो सीख रहे हैं उससे काफी अलग है। आप इस पुस्तक की अगली इकाइयों में प्रत्यक्षवाद के बारे में और अधिक जानेंगे। अपने आगमनात्मक प्रत्यक्षवाद के तर्क के आधार पर कॉम्टे ने मानव समाज के विकास के 3 चरणों की पहचान की, जो हैं आए धर्म का युग, 2 तत्वमीमांसा का युग, 3 तर्क का युग। यह दृष्टिकोण चर्च द्वारा रखे गए दृष्टिकोण का विरोध करता है, जिसका दावा है कि समाज सृष्टि की शुरुआत में सबसे परिपूर्ण था और मानवता पतन की ओर बढ़ रही है। चर्च ने दुनिया को ईसाई और गैर ईसाइयों में भी विभाजित किया, गैर ईसाइयों को असभ्य और गैरमानव के बराबर माना। निम्नलिखित चिंतन और क्रिया अभ्यास में हम आगमनात्मक प्रत्यक्षवाद में निहित पद्धतिगत समस्याओं की आलोचनात्मक जांच करेंगे। चिंतन और क्रिया 1.1 हम कॉम्टे की इस धारणा के आधार पर काम करेंगे कि सामाजिक नियमों की खोज उसी तरह संभव है जिस तरह वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों की खोज करते हैं, और फिर कॉम्टे के विचारों के मामले के माध्यम से 19वीं सदी के समाजशास्त्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहस करेंगे। इस अभ्यास के 4 भाग हैं। पहले 2 भाग ए और बी को अभी पूरा करें और अंतिम 2 भाग सी और डी को चिंतन और क्रिया 1.2 में पूरा करें। ए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें और मानव विकास के बारे में कॉम्टे की धारणाओं को सामने लाएं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक अलग कागज पर लिखें। प्रश्न: क्या कॉम्टे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि सामाजिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले विकास के नियम क्यों मौजूद हैं? क्या वे इस प्रश्न का उत्तर देने से बचते हैं? इस प्रश्न से बचने का क्या निहितार्थ है? क्या कॉम्टे केवल यह मान लेते हैं कि सामाजिक विकास विकासवादी है, या वे इस स्थिति को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करते हैं? क्या कॉम्टे यह मान रहे हैं कि सामाजिक दुनिया में एक तर्कसंगत व्यवस्था है जो इसे बदलने की मानवीय चेतना की क्षमता से परे है? क्या वह मानते हैं कि ब्रह्मांड में किसी प्रकार का प्राकृतिक क्रम है जिसे समाजशास्त्रियों के रूप में हमें खोजने की आवश्यकता है? बी अपने उत्तरों के आधार पर पता लगाएं कि क्या 19वीं सदी का समाजशास्त्र जो डेटा, तथ्यों के संग्रह और सबसे अमूर्त स्तर पर सिद्धांत पर बहुत अधिक निर्भर था, जैसा कि कॉम्टे के लेखन में प्रमाणित है, पद्धतिगत त्रुटि के तार्किक रूपों का शिकार था जो आगमनात्मक प्रत्यक्षवाद में निहित है। इस अभ्यास के लिए आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न: क्या आपको लगता है कि तथ्य स्वयंसिद्ध चीजें हैं? क्या ऐसा नहीं है कि जिसे आप तथ्य मानते हैं आप उसे कुछ और समझ सकते हैं? क्या कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद हमें यह बताता है कि किसी तथ्य को कैसे पहचाना जाए? हम इस बात की सामान्य समझ कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि क्या तथ्य है या क्या नहीं? क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर यह दर्शाते हैं कि यदि तथ्यों की व्याख्या की जानी है और उन्हें केवल तथ्य के रूप में नहीं खोजा जाना है, तो यह स्पष्ट है कि हम व्यक्तिपरक निर्णय लेने के लिए प्रवृत्त होते हैं? क्या आप कहेंगे कि यह वैज्ञानिक जांच का वस्तुनिष्ठ तरीका नहीं है? क्या आप यह भी कहेंगे कि जांच की ऐसी गैर वैज्ञानिक विधि के आधार पर सिद्धांत बनाना संभव नहीं है? चिंतन और कार्रवाई 1.1 कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद की खोज। भाग ए मानव विकास के बारे में कॉम्टे की धारणाएं। प्रश्न 1: क्या कॉम्टे इस सवाल का जवाब देते हैं कि सामाजिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले विकास के नियम क्यों मौजूद हैं?
क्या वे इस सवाल का जवाब देने से बचते हैं? इस सवाल से बचने का क्या मतलब है? समाजशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रस्तावित किया कि प्राकृतिक नियमों के समान सामाजिक नियमों की खोज करना संभव है। उन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाएं विकास के कुछ नियमों का पालन करती हैं, जिनका व्यवस्थित रूप से अध्ययन और समझ हो सकती है। हालांकि कॉम्टे ने इन नियमों के अस्तित्व के आध्यात्मिक प्रश्न पर गहराई से विचार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सामाजिक प्रगति की अवलोकनीय और व्यवस्थित प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक नियमों के क्यों को संबोधित न करके कॉम्टे का दृष्टिकोण व्यावहारिक और अनुभवजन्य बना हुआ है। इस परिहार को सट्टा दर्शन से दूर रहने के लिए एक पद्धतिगत विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, जो उनके समय से पहले प्रचलित था। इस परिहार का निहितार्थ यह है कि कॉम्टे का समाजशास्त्र प्रत्यक्षवाद पर दृढ़ता से आधारित है, जो आध्यात्मिक अटकलों पर अवलोकन, अनुभव और अनुभवजन्य साक्ष्य पर जोर देता है। यह सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अधिक केंद्रित और अनुशासित दृष्टिकोण की ओर ले जा सकता है, लेकिन कुछ मौलिक दार्शनिक प्रश्नों को अनुत्तरित भी छोड़ सकता है। प्रश्न 2, क्या कॉम्टे केवल यह मानते हैं कि सामाजिक विकास विकासवादी है या वे इस स्थिति को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करते हैं? कॉम्टे ने केवल यह नहीं माना कि सामाजिक विकास विकासवादी है, उन्होंने इस दावे का समर्थन करने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान किया। उन्होंने 3 चरणों का नियम पेश किया, जो यह मानता है कि मानव विचार 3 चरणों से आगे बढ़ता है: धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक। धार्मिक चरण: मनुष्य अलौकिक प्राणियों को घटनाओं का श्रेय देते हैं। आध्यात्मिक चरण: घटनाओं को समझाने के लिए अमूर्त सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। सकारात्मक चरण: घटनाओं को वैज्ञानिक जांच और अवलोकन के माध्यम से समझाया जाता है। कॉम्टे ने तर्क दिया कि समाज इन चरणों के माध्यम से विकसित होते हैं, धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ते हैं जहां अनुभवजन्य और वैज्ञानिक समझ प्रबल होती है। जबकि यह ढांचा स्वयं साक्ष्य के रूप में कार्य करता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कॉम्टे के तर्क काफी हद तक सैद्धांतिक हैं और समकालीन वैज्ञानिक अध्ययनों के संचालन के तरीके में अनुभवजन्य डेटा पर आधारित नहीं है। फिर भी मानव विचार और सामाजिक विकास का उनका ऐतिहासिक विश्लेषण सामाजिक विकास के उनके विकासवादी दृष्टिकोण के लिए एक तर्क प्रदान करता है। प्रश्न 3, क्या कॉम्टे यह मान रहे हैं कि सामाजिक दुनिया में एक तर्कसंगत व्यवस्था है, जो इसे बदलने की मानव चेतना की क्षमता से परे है? कॉम्टे ने यह मान लिया था कि सामाजिक दुनिया में एक अंतर्निहित तर्कसंगत व्यवस्था है। उनका मानना था कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके समाजशास्त्री सामाजिक व्यवस्था और प्रगति को नियंत्रित करने वाले नियमों को उजागर कर सकते हैं। कॉम्टे के अनुसार यह तर्कसंगत व्यवस्था व्यक्तिगत मानव चेतना से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, हालांकि इस ढांचे के भीतर मानवीय क्रियाएं और निर्णय एक भूमिका निभाते हैं। यह धारणा समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समान स्थिति में रखती है, जहां अंतर्निहित नियमों की खोज सामाजिक घटनाओं को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद कर सकती है। हालांकि यह दृष्टिकोण सामाजिक विकास के लिए एक नियतात्मक पहलू का भी सुझाव देता है, जिसका अर्थ है कि मानव चेतना इन खोजे गए नियमों की सीमाओं के भीतर काम करती है और उन्हें मौलिक रूप से बदल नहीं सकती है। प्रश्न 4, क्या वह मानते हैं कि ब्रह्मांड में किसी प्रकार का प्राकृतिक क्रम है जिसे समाजशास्त्रियों के रूप में हमें खोजने की आवश्यकता है? हाँ, कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद इस धारणा पर आधारित है कि ब्रह्मांड, जिसमें सामाजिक दुनिया भी शामिल है, खोजे जा सकने वाले प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति के नियमों को उजागर करते हैं, उसी तरह समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं के नियमों को उजागर करने का लक्ष्य रखना चाहिए। कॉम्टे का दृष्टिकोण बताता है कि सामाजिक दुनिया अव्यवस्थित या यादृच्छिक नहीं है,
बल्कि एक संगठित और पूर्वानुमानित पैटर्न का अनुसरण करती है जिसका अनुभवजन्य रूप से अध्ययन किया जा सकता है। यह धारणा समाजशास्त्र के लिए भौतिकी या जीव विज्ञान जैसे विषयों के समान वैज्ञानिक कठोरता के स्तर को प्राप्त करने की क्षमता में उनके विश्वास को रेखांकित करती है। भाग बी, 19वीं सदी के समाजशास्त्र के पद्धतिगत आधारों का मूल्यांकन। प्रश्न 1, क्या आपको लगता है कि तथ्य स्वयं स्पष्ट चीजें हैं? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में तथ्यों को अक्सर दुनिया के बारे में स्वयं स्पष्ट अवलोकन माना जाता है। हालांकि इन तथ्यों की व्याख्या हमेशा सीधी नहीं होती है। एक पर्यवेक्षक जिसे तथ्य मानता है, दूसरा उसकी सैद्धांतिक रूपरेखा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या व्यक्तिपरक अनुभव के आधार पर अलग-अलग व्याख्या कर सकता है। व्यवहार में तथ्यों का संग्रह और व्याख्या विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें पर्यवेक्षक के पूर्वाग्रह और जिस संदर्भ में अवलोकन किए जाते हैं वह शामिल है। इस प्रकार, जबकि तथ्य सिद्धांत रूप में वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, उनकी मान्यता और व्याख्या व्यक्तिपरक हो सकती है। प्रश्न 2, क्या ऐसा नहीं है कि जिसे मैं तथ्य मानता हूं, आप उसकी व्याख्या कुछ और कर सकते हैं? वास्तव में अक्सर ऐसा होता है कि अलग-अलग व्यक्ति एक ही अवलोकन की अलग-अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सामाजिक घटना का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री किसी खास व्यवहार को कुछ मानदंडों के आधार पर विचलन के रूप में वर्णित कर सकता है, जबकि दूसरा इसे प्रतिरोध या नवाचार के कार्य के रूप में देख सकता है। तथ्यों की यह व्यक्तिपरक व्याख्या सामाजिक घटनाओं की हमारी समझ को आकार देने में सैद्धांतिक रूपरेखाओं के महत्व को उजागर करती है। यह समाजशास्त्रियों के लिए अपने पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक होने और अपने शोध में एक व्यवस्थित और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रश्न 3, क्या कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद हमें यह बताता है कि किसी तथ्य को सबसे पहले कैसे पहचाना जाए? कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद अनुभवजन्य अवलोकन और व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से तथ्यों की पहचान करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। उन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार के रूप में संवेदी अनुभव और डेटा के संग्रह के महत्व पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण में तथ्यों की पहचान सावधानीपूर्वक अवलोकन, माप और वर्गीकरण के माध्यम से की जाती है। हालांकि कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद पर्यवेक्षक में एक निश्चित स्तर की वस्तुनिष्ठता और तटस्थता भी मानता है, जिसे व्यवहार में हासिल करना अक्सर मुश्किल होता है। तथ्यों की पहचान करने की प्रक्रिया पर्यवेक्षक की पूर्वधारणाओं, उपयोग की जाने वाली विधियों और अवलोकन के संदर्भ से प्रभावित होती है। प्रश्न 4, हम इस बात की सामान्य समझ कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि क्या तथ्य है या क्या नहीं? तथ्यों की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए अवलोकन और विश्लेषण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें शामिल है स्पष्ट परिभाषाएं, अध्ययन की जा रही घटनाओं के लिए स्पष्ट और सटीक परिभाषाएं स्थापित करना, मानकीकृत विधियां, स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए डेटा संग्रह के लिए मानकीकृत विधियों और उपकरणों का उपयोग करना, सहकर्मी समीक्षा, निष्कर्षों और व्याख्याओं की जांच करने के लिए सहकर्मी समीक्षा और खुली बहस में शामिल होना, प्रतिकृति, परिणामों को सत्यापित करने और साक्ष्य का एक समूह बनाने के लिए अध्ययनों की प्रतिकृति बनाना। इन प्रथाओं के माध्यम से समाजशास्त्री मानवीय अवलोकन और व्याख्या में अंतर्निहित व्यक्तिपरकता के बावजूद तथ्यों की सामान्य समझ की दिशा में काम कर सकते हैं। प्रश्न 5, क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर यह दर्शाते हैं कि यदि तथ्यों की व्याख्या की जानी है और उन्हें केवल तथ्य के रूप में नहीं खोजा जाना है, तो यह स्पष्ट है कि हम व्यक्तिपरक निर्णय लेते हैं? क्या आप कहेंगे कि यह वैज्ञानिक जांच का एक वस्तुनिष्ठ तरीका नहीं है? क्या आप यह भी कहेंगे कि जांच की ऐसी गैर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सिद्धांत बनाना संभव नहीं है? यह मान्यता कि तथ्यों की व्याख्या की आवश्यकता होती है, यह सुझाव देती है कि वैज्ञानिक जांच में व्यक्तिपरक निर्णय की भूमिका होती है।
इसका यह अर्थ नहीं है कि यह पद्धति पूरी तरह से गैर-उद्देश्यपूर्ण है, लेकिन यह सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने की जटिलता और चुनौतियों को उजागर करती है। व्यवहार में समाजशास्त्री कठोर कार्यप्रणाली, पारदर्शी रिपोर्टिंग और अपने पूर्वाग्रहों पर आलोचनात्मक चिंतन करके वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास करते हैं। जबकि पूर्ण वस्तुनिष्ठता अप्राप्य हो सकती है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण मजबूत सिद्धांतों और अंतर्दृष्टि के विकास की अनुमति देता है। समाजशास्त्र में सिद्धांत बनाना व्यक्तिपरकता की स्वीकृति के साथ भी वैज्ञानिक प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। समाजशास्त्री सिद्धांतों को बनाने और उनका परीक्षण करने, अवधारणाओं को परिष्कृत करने और सामाजिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए अनुभवजन्य डेटा का उपयोग करते हैं। जबकि व्याख्या इस प्रक्रिया में निहित है, लक्ष्य सामाजिक वास्तविकता की अधिक व्यापक और सूक्ष्म समझ तक पहुंचना है। निष्कर्ष: ऑगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद ने समाज के व्यवस्थित अध्ययन की नींव रखी, जिसमें अनुभवजन्य अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक कानूनों की खोज पर जोर दिया गया। जबकि उनका दृष्टिकोण समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने में अग्रणी था, इसमें अंतर्निहित धारणाएं और सीमाएं भी थीं। कॉम्टे द्वारा आध्यात्मिक प्रश्नों से बचना, सामाजिक विकास के बारे में उनका विकासवादी दृष्टिकोण और अंतर्निहित तर्कसंगत व्यवस्था में उनका विश्वास उनके सैद्धांतिक ढांचे को आकार देता है। 19वीं सदी के समाजशास्त्र की पद्धतिगत चुनौतियां, विशेष रूप से आगमनात्मक प्रत्यक्षवाद पर निर्भरता, तथ्यों की व्याख्या करने और वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने की जटिलताओं को उजागर करती हैं। जबकि तथ्य स्वयं स्पष्ट नहीं होते हैं और उन्हें व्याख्या की आवश्यकता होती है, समाजशास्त्र में डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण व्यक्तिपरकता को कम करने और विश्वसनीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रयास करता है। निष्कर्ष में, कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद और एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र का बाद का विकास सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की क्षमता और चुनौतियों को प्रदर्शित करता है। मानवीय अवलोकन में अंतर्निहित व्यक्तिपरकता के बावजूद वस्तुनिष्ठ ज्ञान की खोज समाजशास्त्रीय जांच का केंद्रीय लक्ष्य बनी हुई है, जो इस क्षेत्र में सिद्धांतों और पद्धतियों के निरंतर विकास को प्रेरित करती है। अभ्यास में मुख्य मुद्दा यह है कि किसी सामाजिक तथ्य की पहचान कैसे की जाए और यह प्राकृतिक तथ्य से किस तरह समान या भिन्न है। सामाजिक विज्ञान की तुलना प्राकृतिक विज्ञान से करने पर एक स्पष्ट समस्या सामने आती है। प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन की वस्तुओं का एक निश्चित भौतिक अस्तित्व होता है। सामाजिक विज्ञानों में केवल मनुष्य और उनका दृश्यमान व्यवहार ही भौतिक होता है, लेकिन बाहर से व्यवहार का अवलोकन करने पर इस बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है कि व्यवहार क्यों होता है। एक तर्कसंगत, निगमनात्मक, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का विचार दार्शनिक रूप से द्वैत की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जिसे डेस्कार्टिस के दर्शन में कार्टेशियन द्वैत के रूप में जाना जाता है। बॉक्स 1.5 रेने डेस्कार्टिस देखें। बॉक्स 1.5 रेने डेस्कार्टिस 31 मार्च 1596 को फ्रांस के टोरिन में जन्मे रेने डेस्कार्टिस मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। वे एक बेहतरीन गणितज्ञ भी थे। कार्टेशियन द्वैत घटना की बाहरी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता और पर्यवेक्षक की आंतरिक व्यक्तिपरकता के बीच एक विभाजन मानता है। विचार यह है कि वैज्ञानिक अवलोकन के लिए दोनों को अलग रहना चाहिए और वस्तुनिष्ठ दुनिया में गणितीय सत्य के समान एक तर्कसंगत वास्तविकता है। स्पिनोजा और लीबनिज के साथ वे तर्कवादी स्कूल के रूप में जाने जाने वाले भाग का हिस्सा थे। अब आइए हम चिंतन और क्रिया 1.2 को पूरा करें, जिसमें पहले अभ्यास के अन्य 2 भाग शामिल हैं। आपको प्रश्नों के सही या गलत उत्तरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अभ्यास का उद्देश्य चिंतन करना और यह समझने का कौशल विकसित करना है कि हम जानने और समझने के लिए तर्क का उपयोग कैसे करते हैं और किस आधार पर करते हैं। चिंतन और क्रिया 1.2। यदि तथ्य सिद्धांतों का आधार हैं, अर्थात यदि हम तथ्यों के बीच संबंधों को समझाने के लिए सिद्धांत विकसित करते हैं, तो वैज्ञानिकों के रूप में हमारे पास अच्छे और बुरे या सत्य और असत्य सिद्धांतों के बीच अंतर करने का कोई उचित आधार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सिद्धांत तथ्यों के संग्रह पर आधारित हैं और हम तथ्यों की पहचान अपने व्यक्तिपरक निर्णयों के अनुसार करते हैं कि तथ्य क्या है। तब पूरी प्रक्रिया वैध ज्ञान के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं है, जो अकाट्य तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है। आप इस विचार को निम्न कथन पर विचार करके स्पष्ट कर सकते हैं। यह एक तथ्य है कि पुरुष सामाजिक रूप से महिलाओं से श्रेष्ठ हैं। प्रश्न: आप किस साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेंगे कि यह सच है या नहीं? क्या आप इस तथ्य को किसी अन्य तरीके से समझा सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? सुझाव दें कि तथ्यों की विभिन्न व्याख्याओं के बीच अंतर करना कैसे संभव है। अभी किए गए अभ्यास के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न: यदि कोई समाजशास्त्री ऊपर बताए गए तथ्य से सहमत है, तो वह श्रेष्ठ सामाजिक स्थिति और लिंग के बीच के संबंध को समझाने के लिए किस प्रकार का सिद्धांत विकसित करेगा? यदि कोई समाजशास्त्री ऊपर बताए गए तथ्य से सहमत नहीं है, तो वह श्रेष्ठ सामाजिक स्थिति और लिंग के बीच के संबंध को समझाने के लिए किस प्रकार का सिद्धांत विकसित करेगा? हम कैसे दिखा सकते हैं कि पहले में विकसित सिद्धांत दूसरे में विकसित सिद्धांत की तुलना में अधिक या कम वैध है? चिंतन और कार्रवाई 1.2। परिचय: वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण और सत्यापन की प्रक्रिया में तथ्यों, व्याख्याओं और व्यक्तिपरक निर्णयों के बीच एक सूक्ष्म अंतरक्रिया शामिल होती है। इस चिंतन का उद्देश्य इस दावे की गहराई से जांच करना है कि सिद्धांत अनिवार्य रूप से तथ्यों पर आधारित होते हैं, जो स्वयं व्यक्तिपरक पहचान के अधीन होते हैं। इस अवधारणा का पता लगाने के लिए हम एक केस स्टडी के रूप में यह एक तथ्य है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में सामाजिक रूप से श्रेष्ठ हैं कथन का उपयोग करेंगे। इस अन्वेषण के माध्यम से हम इस कथन के पक्ष और विपक्ष में साक्ष्य की जांच करेंगे, इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से फिर से तैयार करेंगे और इस कथन के संबंध में अलग अलग रुख के आधार पर उभरने वाले संभावित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे। साक्ष्य की जांच: यह एक तथ्य है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में सामाजिक रूप से श्रेष्ठ हैं कथन सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ से भरा हुआ है। इस कथन की सत्यता का आकलन करने के लिए हमें पहले यह परिभाषित करना होगा कि सामाजिक रूप से श्रेष्ठ का क्या अर्थ है। आम तौर पर इसका मतलब महिलाओं की तुलना में पुरुषों के पास अधिक शक्ति, उच्च स्थिति, अधिक आर्थिक अवसर या सामाजिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक प्रभाव हो सकता है। कथन का समर्थन करने वाले साक्ष्य: ऐतिहासिक संदर्भ: ऐतिहासिक रूप से राजनीति, व्यवसाय और धार्मिक संस्थाओं में नेतृत्व की भूमिकाओं में पुरुषों का वर्चस्व रहा है। उदाहरण के लिए, इतिहास में अधिकांश राजनीतिक नेता और प्रभावशाली व्यक्ति पुरुष रहे हैं, जो सामाजिक भूमिकाओं में पुरुष वर्चस्व के पैटर्न का सुझाव देते हैं। आर्थिक संकेतक: पुरुष अक्सर समान भूमिकाओं के लिए महिलाओं की तुलना में अधिक वेतन कमाते हैं, एक घटना जिसे लिंग वेतन अंतर के रूप में जाना जाता है। विभिन्न श्रम सांख्यिकी रिपोर्टों के डेटा से संकेत मिलता है कि औसतन कई उद्योगों में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक मुआवजा मिलता है। शक्ति की गतिशीलता: कई संस्कृतियों में पुरुष शक्ति और निर्णय लेने के अधिकार के अधिकांश पदों पर काबिज होते हैं। उदाहरण के लिए, वरिष्ठ कार्यकारी भूमिकाओं और कॉरपोरेट बोर्डों में पुरुषों का प्रतिनिधित्व महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है। सामाजिक मानदंड और भूमिकाएं:
पारंपरिक सामाजिक मानदंडों ने अक्सर पुरुषों को परिवार के भीतर और व्यापक सामाजिक संरचनाओं में महिलाओं पर अधिकार और नियंत्रण की स्थिति में रखा है। इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं शामिल हैं, जहां विरासत और पारिवारिक नेतृत्व पुरुष वंश के माध्यम से पारित किया जाता है। इस कथन का खंडन करने वाले साक्ष्य। सामाजिक और कानूनी सुधार। सामाजिक और कानूनी सुधारों के माध्यम से लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। महिलाओं के मताधिकार, भेदभाव विरोधी कानून और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियां अंतर्निहित पुरुष श्रेष्ठता की धारणा को चुनौती देती हैं। शैक्षणिक उपलब्धि। दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं शैक्षिक उपलब्धि में पुरुषों से आगे निकल रही हैं। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा नामांकन दर अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, जिससे अधिक पेशेवर और व्यक्तिगत अवसर मिलते हैं। लिंग भूमिकाओं का विकास। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान के मूल्य की बढ़ती मान्यता के साथ पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं विकसित हो रही हैं। लिंग रूढ़िवादिता को खत्म किया जा रहा है और सामाजिक अपेक्षाएं अधिक न्यायसंगत मानदंडों की ओर बढ़ रही हैं। अनुभवजन्य शोध। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अन्य विषयों में शोध से यह प्रमाण मिलता है कि लिंग क्षमता, बुद्धिमत्ता या सामाजिक मूल्य निर्धारित नहीं करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि सामाजिक स्थिति में कथित अंतर अंतर्निहित श्रेष्ठता की तुलना में सामाजिक निर्माणों का अधिक परिणाम है। कथन को फिर से तैयार करना। यह एक तथ्य है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में सामाजिक रूप से श्रेष्ठ हैं। कथन को फिर से तैयार करने के लिए हम इसे ऐसे दृष्टिकोण से देख सकते हैं जो सामाजिक निर्माणों की व्यक्ति पर प्रकृति को पहचानता है। एक अधिक सूक्ष्म कथन हो सकता है, ऐतिहासिक रूप से और कुछ संदर्भों में पुरुषों ने सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों के कारण महिलाओं की तुलना में उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त की है। व्याख्याओं के बीच अंतर करना। तथ्यों की विभिन्न व्याख्याओं के बीच अंतर करने के लिए हम कई मानदंड लागू कर सकते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य। प्रत्येक व्याख्या का समर्थन करने वाले अनुभवजन्य डेटा की ताकत और विश्वसनीयता पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें सांख्यिकीय डेटा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक अध्ययनों से निष्कर्ष शामिल हैं। प्रासंगिक विश्लेषण। डेटा जिस सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में स्थित है, उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। विभिन्न समाजों और युगों में अलग अलग मानदंड और शक्ति संरचनाएं होती हैं, जो पुरुषों और महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती हैं। सैद्धांतिक संगति। डेटा की व्याख्या करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सैद्धांतिक ढांचों की आंतरिक संगति और सुसंगतता की जांच की जानी चाहिए। सिद्धांतों को तार्किक रूप से देखे गए तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए और उनके बीच संबंधों के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। व्यावहारिक निहितार्थ। एक व्याख्या को दूसरे पर स्वीकार करने के निहितार्थों पर विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से नीति निर्माण, सामाजिक न्याय और नैतिक विचारों के संदर्भ में। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का विकास। कथन का समर्थन करने वाला सिद्धांत। एक समाजशास्त्री जो कथन से सहमत है, वह पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचनाओं में निहित एक सिद्धांत विकसित कर सकता है। यह सिद्धांत यह प्रस्तावित कर सकता है कि एक प्रणाली के रूप में पितृसत्ता समाज ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक सिद्धांतों के इर्द-गिर्द संगठित रहे हैं, जो पुरुष अधिकार और नियंत्रण को प्राथमिकता देते हैं। जैविक नियतिवाद। जैविक नियतिवाद के लिए एक तर्क हो सकता है जो सुझाव देता है कि अंतर्निहित जैविक अंतर पुरुषों को नेतृत्व और प्रभुत्व के लिए प्रेरित करते हैं। समाजीकरण प्रक्रियाएं। पुरुषों और महिलाओं को कम उम्र से ही अलग अलग भूमिकाओं में समाजीकृत किया जाता है, जिससे सांस्कृतिक मानदंडों और अपेक्षाओं के माध्यम से पुरुष प्रभुत्व और महिला अधीनता को मजबूती मिलती है। संसाधन नियंत्रण। पुरुषों ने ऐतिहासिक रूप से आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों को नियंत्रित किया है, जिससे उनकी श्रेष्ठ सामाजिक स्थिति और भी मजबूत हुई है।
कथन का खंडन करने वाला सिद्धांत। एक समाजशास्त्री जो कथन से सहमत नहीं है, वह सामाजिक निर्माणवाद पर जोर देने वाला सिद्धांत विकसित कर सकता है। यह सिद्धांत तर्क दे सकता है कि एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं और कथित श्रेष्ठता अंतर्निहित गुणों के बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से निर्मित होती है। अंतःक्रियाशीलता सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालेगा कि पहचान के विभिन्न अक्ष लिंग, जाति, वर्ग आदि व्यक्तिगत अनुभवों और अवसरों को आकार देने के लिए कैसे प्रतिच्छेद करते हैं। शक्ति की गतिशीलता सामाजिक शक्ति तरल होती है और इसे सामूहिक कार्रवाई, नीतिगत परिवर्तनों और सांस्कृतिक मानदंडों में बदलाव के माध्यम से पुनर्वितरित किया जा सकता है। सशक्तिकरण और समानता आंदोलन लैंगिक समानता के लिए ऐतिहासिक और समकालीन आंदोलन सामाजिक परिवर्तन की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं और निश्चित लिंग पदानुक्रम की धारणा को चुनौती देते हैं। सिद्धांतों की वैधता का मूल्यांकन यह दिखाने के लिए कि एक सिद्धांत दूसरे की तुलना में अधिक या कम वैध है, हम कई मूल्यांकन मानदंड लागू कर सकते हैं। अनुभवजन्य समर्थन प्रत्येक सिद्धांत का समर्थन करने वाले अनुभवजन्य साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता का आकलन करें। इसमें लिंग स्थिति से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकेतकों पर डेटा शामिल है। पूर्वानुमान लगाने की शक्ति प्रत्येक सिद्धांत की पूर्वानुमान लगाने की शक्ति का मूल्यांकन करें। एक वैध सिद्धांत को न केवल अतीत और वर्तमान की घटनाओं की व्याख्या करनी चाहिए, बल्कि भविष्य के रुझानों और परिणामों की भी सटीक भविष्यवाणी करनी चाहिए। मिथ्याकरणीयता विचार करें कि क्या सिद्धांत मिथ्याकरणीय है। एक सिद्धांत को इस तरह से संरचित किया जाना चाहिए कि अनुभवजन्य परीक्षण और संभावित खंडन की अनुमति मिल सके। व्यावहारिक अनुप्रयोग प्रत्येक सिद्धांत के व्यावहारिक अनुप्रयोगों और परिणामों की जांच करें। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन और अधिक समानता की ओर ले जाने वाले सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से अधिक वैध माना जा सकता है। नैतिक विचार प्रत्येक सिद्धांत के नैतिक निहितार्थों पर विचार करें। समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत समकालीन नैतिक मानकों और मानवाधिकार सिद्धांतों के साथ संरेखित होते हैं। निष्कर्ष यह दावा कि पुरुष सामाजिक रूप से महिलाओं से श्रेष्ठ हैं बहुत जटिल है और इसके लिए अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और सैद्धांतिक रूपरेखाओं की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। साक्ष्य का समर्थन और खंडन दोनों की खोज करके, कथन को फिर से तैयार करके और विभिन्न दृष्टिकोणों से समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को विकसित करके, हम तथ्यों की व्यक्तिपरक प्रकृति और सिद्धांतों के निर्माण को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अंततः किसी भी सिद्धांत की वैधता का मूल्यांकन अनुभवजन्य समर्थन, पूर्वानुमान क्षमता, मिथ्याकरण, व्यावहारिक अनुप्रयोग और नैतिक विचारों के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह व्यापक दृष्टिकोण लिंग और सामाजिक स्थिति से संबंधित सामाजिक घटनाओं की अधिक सूक्ष्म और सूचित समझ की अनुमति देता है। अवलोकन की विधि सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने व्यक्तियों के बजाय समाज का अध्ययन किया, जैसे कि मनोविज्ञान में। अनुभववादी कहे जाने वाले दार्शनिकों के एक समूह ने वास्तविक दुनिया के तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया, तर्कवादी के विपरीत जिन्होंने तार्किक ज्ञान पर जोर दिया। कुछ प्रसिद्ध अनुभववादी जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम हैं। सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए तथ्यों, अनुभववाद और तर्कवाद का उपयोग करने के बीच की बहस सामाजिक विज्ञान में दोनों का उपयोग करके सुलझाई जाती है। समझने के इन दो तरीकों को आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियों के रूप में जाना जाता है। अधिकांश सामाजिक वैज्ञानिक अब इस बात से सहमत हैं कि दोनों विधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है। जब हम तथ्यों का अवलोकन करते हैं, तो हमें उनकी व्याख्या करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है,
और तर्क को समझने के लिए वास्तविक दुनिया के अवलोकन की आवश्यकता होती है। आइए जानें कि सामाजिक वैज्ञानिक कैसे अवलोकन करते हैं। 1.4 सामाजिक विज्ञान में अवलोकन। प्राकृतिक विज्ञानों के विपरीत, जहां अवलोकन केवल पर्यवेक्षक की इंद्रियों पर निर्भर करते हैं, सामाजिक विज्ञान के अवलोकनों के लिए अवलोकन किए जा रहे लोगों के साथ बातचीत की आवश्यकता होती है। आपको पूरी समझ के लिए शामिल लोगों से उनके कार्यों की व्याख्या करने के लिए कहना होगा। उदाहरण के लिए, क्रिकेट मैच देख रहा कोई बाहरी व्यक्ति वयस्कों को गेंद मारकर भागते हुए देखकर भ्रमित हो सकता है, जबकि हजारों दर्शक उत्साहित हो जाते हैं। यह बिना यह जाने कि खेल क्या है, इसे क्यों खेला जाता है और इसका राष्ट्रीय गौरव से क्या संबंध है, यह व्यर्थ प्रतीत होगा। समाज का अवलोकन करने के लिए आपको क्रियाओं की व्यापक अवधारणाओं और अर्थों को समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब केवल प्रतिभागियों के स्पष्टीकरण पर निर्भर रहना नहीं है। सामाजिक विज्ञानों में एक सच्ची व्याख्या इन अवलोकनों और अर्थों को अवधारणाओं और संबंधों के व्यापक संदर्भ में रखती है ताकि सही अर्थ मिल सके। इस प्रकार प्रेरक डेटा, तथ्यों को तार्किक प्रक्रिया, निष्कर्ष का उपयोग करके समझाया जाता है। सामाजिक वैज्ञानिकों के पास अपने अवलोकनों को अधिक सार्थक और वैज्ञानिक बनाने के तरीके हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें समाज और संस्कृति का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों के लिए डेटा के रूप में क्या गिना जाता है, इसके इतिहास को देखने की आवश्यकता है। वे जिस डेटा का उपयोग करते हैं वह प्राकृतिक विज्ञानों से अलग है क्योंकि सामाजिक अवलोकन निर्माण होते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिकेट मैच में शब्द खेल एक निर्माण है। इस शब्द के बिना अवलोकन अर्थहीन होगा। डैन स्पर्बर ने तर्क दिया कि सांस्कृतिक और सामाजिक घटनाओं का वर्णन केवल व्याख्या के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन व्याख्या करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम क्या देख रहे हैं। शुरू में सामाजिक वैज्ञानिकों ने किसी के द्वारा किए गए बुनियादी अवलोकनों का उपयोग किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यात्रियों, मिशनरियों और प्रशासकों ने इस डेटा का बहुत सारा हिस्सा एकत्र किया। इस डेटा में से कुछ अभी भी सामाजिक सिद्धांत का आधार बनता है, विशेष रूप से डेटा जिसे दोहराया नहीं जा सकता क्योंकि समाज और संस्कृतियां तब से बदल गई हैं या गायब हो गई हैं। 19वीं शताब्दी में ध्यान पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति या नोमोथेटिक सामान्यीकरण बॉक्स 1.6 देखें पर था। बॉक्स 1.6 नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक स्पष्टीकरण। विंडलबैंड ने कहा कि दो प्रकार के स्पष्टीकरण हैं, नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक। नोमोथेटिक स्पष्टीकरण सामान्य नियम है, जबकि आइडियोग्राफिक स्पष्टीकरण व्यक्तिगत तथ्य हैं। उदाहरण के लिए, विकास के नियम नोमोथेटिक हैं और विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाएं आइडियोग्राफिक हैं। चूंकि समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज का विज्ञान होना है, इसलिए यह आइडियोग्राफिक के बजाय नोमोथेटिक होने का प्रयास करता है। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों ने समाज को चलाने वाले नियमों को खोजने की कोशिश की, यह मानते हुए कि समाज का प्राकृतिक वस्तुओं की तरह एक वस्तुपरक अस्तित्व है और वह समान नियमों का पालन करता है। प्राकृतिक नियमों के साथ एक प्राकृतिक घटना के रूप में समाज का यह दृष्टिकोण इसे अलौकिक नियमों का पालन करने वाली एक दिव्य इकाई के रूप में समाज के पहले के दृष्टिकोण से अलग करता है। समाज को एक वैज्ञानिक वस्तु बनाने के लिए इसका नैतिक तटस्थता के साथ विश्लेषण किया जाना चाहिए। समाज के मानदंडों को अक्सर दैवीय स्वीकृति के रूप में देखा जाता था, जैसे कि अनाचार निषेध और लिंग मानदंड। समाज का विज्ञान इस विचार से शुरू होता है कि ये नियम मानव निर्मित है और अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उन्हें तर्कसंगत रूप से समझाया जाना चाहिए, न कि दैवीय स्वीकृति से। समाज के सभी पहलुओं का एक उद्देश्य होता है जिसे तार्किक रूप से समझाया जा सकता है। इस बिंदु पर आइए याद करें कि टर्नर ने क्या बताया था
कि समाज का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान के समान मान्यताओं, अवधारणाओं, प्रस्तावों और कानूनों के साथ औपचारिक सिद्धांत का उपयोग करता है। यह अनुभवजन्य डेटा, प्रथाओं और संस्थानों की खोज करता है, कारण और सामान्यीकरण योग्य कथन खोजने की कोशिश करता है। दूसरी ओर, कई समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी तर्क देते हैं कि सामाजिक दुनिया की विविधता और बहुलता के कारण सामान्यीकरण योग्य और कारणात्मक स्पष्टीकरण विकसित करना संभव नहीं है। उनका मानना है कि स्थानीय क्रियाओं और अंतःक्रियाओं के अवलोकन पर समाजशास्त्र का ध्यान विभिन्न सामाजिक संदर्भों का विश्लेषण करने में मदद करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। टर्नर के अनुसार सामाजिक सिद्धांत तब पनपता है और सबसे अच्छा रहता है जब यह अनुभवजन्य अनुसंधान और या सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा होता है। 19वीं सदी में भी समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता के प्रति एक महत्वपूर्ण एजेंडे से जुड़ा था। उदाहरण के लिए, ऑगस्टे कॉम्टे को राजनीतिक कार्रवाई के कार्यक्रमों से जोड़ा गया था। 1.5 सामाजिक वास्तविकता की तार्किक समझ। तो सामाजिक वास्तविकता को तार्किक रूप से समझने के लिए हमारी विरासत क्या है? एक तरीका समाजशास्त्रियों के विचारों पर चर्चा करना है, जैसा कि हमने ऑगस्टे कॉम्टे के साथ किया था। उन्होंने सामाजिक वास्तविकता में जो कुछ नया और अनोखा देखा, उसके इर्दगिर्द सिद्धांत बनाए। अगर हम इसे जारी रखते हैं तो यह असहनीय विवरण की ओर ले जाएगा और इस इकाई को बहुत लंबा बना देगा। इसलिए हम यहाँ केवल कॉम्टे के उदाहरण के साथ समाप्त करेंगे और आपसे पुस्तक 1 की बाद की इकाइयों और MSO 001 समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम की इकाइयों में ऐसी चर्चाओं के प्रति सचेत रहने के लिए कहेंगे। अभी के लिए यह कहना पर्याप्त है कि सामाजिक वास्तविकता में वैज्ञानिक जांच की प्रमुख विशेषताओं में प्रासंगिक अनुभवजन्य डेटा पर ध्यान केंद्रित करना, अवलोकन और सिद्धांत के बीच अंतर करना और तार्किक स्थिरता और निगमनात्मक कवरेज पर जोर देना शामिल है। सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए, जैसा कि एलिस्टर और लिटिल कहते हैं, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को सामाजिक घटनाओं के अंतर्निहित कारण गुणों से नियमितताएं खोजने की आवश्यकता है। सामाजिक दुनिया में नियमितताओं की खोज के महत्व को उजागर करने के लिए हमें सामाजिक विज्ञानों की तुलना प्राकृतिक विज्ञानों से करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह भौतिक घटनाओं से नियम नहीं निकाल सकते, जबकि सामाजिक विज्ञानों को कानून जैसी नियमितताओं के संदर्भ में वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अनुभवजन्य डेटा द्वारा पुष्टि की गई कारण संबंधी परिकल्पनाएं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के आवश्यक भाग हैं। पद्धतिगत रूप से समाजशास्त्र किसी भी अन्य सामाजिक विज्ञान की तरह केवल अस्थायी पूर्वानुमान के साथ कमजोर सामान्यीकरण प्रदान करता है। हम किस तरह के सामान्यीकरण या नियमितताओं के बारे में बात कर रहे हैं? प्रकृति का नियम एक शासकीय नियमितता को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि प्रकृति के एक विशिष्ट नियम के अनुसार एक विशेष प्रकार का व्यवहार हमेशा घटित होगा। उदाहरण के लिए, यह एक शासकीय नियमितता है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स बल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर, असाधारण या कार्टराइट द्वारा लेबल किए गए असाधारण नियमितताएं सामाजिक संस्थाओं की सामान्य विशेषताओं और व्यक्तिगत क्रियाओं पर उनके प्रभावों को संदर्भित करती हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए लिटिल से बॉक्स 1.7 असाधारण नियमितता का उदाहरण देखें। बॉक्स 1.7 असाधारण नियमितता का उदाहरण लिटिल से। उदाहरण के लिए, यह देखा गया है कि एक विशिष्ट संरचना वाली भूमिपट्टा प्रणाली व्यक्तियों के लिए सामान्य प्रोत्साहन बनाती है, जहां भी उन्हें लागू किया जाता है। इन प्रणालियों की एक नियमितता यह है कि उनमें सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे पूंजीगत सुधारों में कम निवेश। लेकिन ये नियमितताएं व्यक्तिगत एजेंसी की विशेषताओं से सख्ती से प्राप्त होती हैं
और किसी विशिष्ट प्रकार की सामाजिक संस्था की शासकीय नियमितताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। 1.6 निष्कर्ष। चूंकि सामाजिक वास्तविकता अत्यधिक विविधतापूर्ण है और लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यकारण का अनुभव करती है, इसलिए केवल अपवादयुक्त अभूतपूर्व नियमितताओं और संस्थागत तर्क विश्लेषणों से प्राप्त अत्यधिक योग्य नियमितताओं के संदर्भ में वैज्ञानिक रूप से मान्य ज्ञान का उत्पादन करना संभव है। पद्धतिगत रूप से सामाजिक विज्ञानों, समाजशास्त्र सहित में हमें अपने विषय की प्रकृति पर विचार करते हुए संभावित सामान्यीकरणों के दायरे और सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। इस नोट पर इस इकाई का समापन करते हुए हम सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पद्धतियों के संदर्भ में विज्ञान पर अपनी बहस को समाप्त करते हैं। हम इकाई 2 में अनुभवजन्य दृष्टिकोण पर चर्चा करके बहस जारी रखेंगे, जिसका सामाजिक वैज्ञानिक अपने शोध में व्यापक रूप से उपयोग करते हैं और जिस पर वे वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं।